नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टेलीविजन। 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार में सियासी संकट समाप्त। मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश को सरकार बनाने का न्योता। रविवार को लेंगे शपथ। कॉर्पोरेट जासूसी का बढ़ा दायरा। दिल्ली पुलिस का दावा, बरामद दस्तावेजों में कोयला और ऊर्जा मंत्रालयों की भी फाइलें। बजट लीक होने की आशंका। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना देगी कांग्रेस। राहुल गांधी होंगे शामिल। अन्ना हजारे को साथ आने का न्योता। अरुणाचल से दिल्ली के लिए पहली सीधी ट्रेन शुरू। प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। पूर्वोत्तर में परिवहन सेवाओं को सुधारने का वादा। और कोस्ट गार्ड के डीआईजी लोशाली के खिलाफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश। जवाब से संतुष्ट नहीं सरकार। पाकिस्तानी नौका में आग लगाने का किया था दावा। और अब पहली खबर। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आज अदालत को बताया कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में भी जासूसी की जा रही थी। इतना ही नहीं, बजट के कुछ अंशों के लीक होने की आशंका भी जताई जा रही है। कॉर्पोरेट जासूसी के इस पूरे मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में शुक्रवार को 2 और गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि 3 अन्य को 2 हफ्तों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चंद व्यक्ति इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को नाजायज तरीके से चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद वो उनको फॉर मनी सर्टन इंडिविजुअल्स को दिया करते थे। अब वो सर्टन इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और वो सर्टन इंडिविजुअल कई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं। आरोपियों की पेशी से पहले उन्हें शास्त्री भवन स्थित पेट्रोलियम मंत्रालय ले जाया गया और सीन ऑफ क्राइम दोहराकर पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोग पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं, जबकि 2 अन्य गिरफ्तार लोग पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी निजी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, लेट इट कंप्लीट फास्ट, एवरीथिंग विल कम आउट। उधर जानकारों का मानना है कि कई निजी कंपनियां जानकारियां हासिल करने के लिए बिचौलियों की मदद लेती रही हैं। बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं है, सारे गवर्नमेंट में हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उन्होंने कुछ लोअर लेवल ऑफिसर्स को पकड़ा, वो कर रहे हैं। वो तो ठीक है, उनके ऊपर कुछ असर तो पड़ेगा, कुछ डर लगेगी, लेकिन लीकेजेस फ्रॉम अबव वो भी चेक करना पड़ता है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी गोपनीय दस्तावेज चोरी छिपे हासिल किए जा रहे थे और इन्हें निजी कंपनियों और कंसल्टेंसी फर्म को बेचा जा रहा था। विशाल दहिया के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। जी हां, और कॉर्पोरेट जासूसी के मामले पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग के गठन की मांग की है। उधर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या इस पूरे के पूरे मामले को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा या नहीं गठन किया जाएगा? रिलायंस के जिस बड़े अफसर ने इस बारे में अनुमति दी है उसकी गिरफ्तारी हो, उसको पकड़ा जाए। निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन सच भी है। भारत के सरकारी मंत्रालयों में इस प्रकार से दलाली का काम हो रहा है गुप्तचरी के माध्यम से, और ऐसे गुप्तचरी में बड़ी बड़ी कंपनियों के बहुत रुचि होती है। कांग्रेस ये जानती थी, खुद वीरप्पा मोइली ने भी कहा था जब वो मंत्रालय में थे कि पेपर्स लीक हो रहे हैं। उसके बावजूद कांग्रेस इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही थी। मगर इस सरकार की त्वरितता को देखिए, किस प्रकार से सरकार ने सर्विलेंस माउंट किया, किस प्रकार से सीसीटीवी कैमरा लगाया और किस प्रकार से जो लोग इतने वर्षों से पेपर लीक कर रहे थे वो उस ट्रैप में फंसे और आज सलाखों के पीछे है।
जी, और खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार साइका दत्ता हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। वो एडिटर हैं नेशनल सिक्योरिटी हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। स्वागत है आपका साइकत। सबसे पहले जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो आने वाला बजट है उसकी जो स्पीच है, उसका भाषण है, उसके भी कुछ जो पोर्शंस हैं वो लीक हो गए हैं। इसको आप कितना सीरियस मानते हैं और आपको लगता है कि क्या भाषण दोबारा से इसको स्ट्रक्चर किया जाएगा, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, कुछ फिनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, फिनेंस मिनिस्ट्री जितने भी उनको इनपुट्स चाहिए बाकी दूसरे मंत्रालयों से, वो कई महीने पहले से वो उनका कलेक्शन शुरू कर देती है। और एक तरीके से फिनेंस मिनिस्ट्री में जितने भी बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे एक ताला पड़ जाता है। तो एक तरीके से बजट को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होगा, और अगर चेंज करना भी हो तो वो बहुत ही संगीन मामला हो जाएगा, क्योंकि अगर आपको चेंज करना है वो, और ये पेट्रोलियम जैसा मिनिस्ट्री है जिसपे हर एक पहलू पे एक फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि बजट बड़े ही नाजुक तरीके से जुड़ा रहता है पेट्रोलियम प्राइसिंग वगैरह के साथ, तो बहुत लंबा एक्सरसाइज हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से अभी तक जितना हमें पता चला है, जो भी निकला है वो मोस्टली पेट्रोलियम कोल मिनिस्ट्री से निकला है, जो उस सेक्टर के रिलेटेड है और बजट के साथ इतना जुड़ा हुआ नहीं। और इसके अलावा खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं, न सिर्फ एनर्जी और कोल बल्कि डिफेंस मिनिस्ट्री तक में जो है ये लोग घुस गए हैं, और न सिर्फ ये मामला धांधली का है बल्कि एक तरह से फिजिकली जाके चोरी करने का मामला है। देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री तो मैं पहले से ही कहता हूँ, और ये कई सालों से चल रहा है। जो पत्रकार जब जाते थे और हम लोग जब पत्रकारिता में जाते थे, हम लोगों को उतना एक्सेस नहीं मिलता था डिफेंस मिनिस्ट्री में जितना कि आर्म्स डीलर्स को मिलता था। और ये आर्म्स डीलर्स क्या करते थे, कागजों का इकट्ठा करते थे और कभी यहाँ बेचते थे या कहीं और दूसरी जगह बेचते थे, जिससे कि जो कंपनियां बिजनेस करना चाहती है उनको एक एडवांटेज मिले। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कुछ आर्म्स डीलर्स कुछ पत्रकारों को जाके ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्लांट करते थे, जिससे कि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे फायदा। लेकिन साइकत ये भी महत्वपूर्ण है समझना कि 10-20 हजार रुपए में ये पर्चे बिक रहे थे, ये डॉक्यूमेंट्स बिक रहे थे, जो जाहिर है बेशकीमती रहे होंगे। किस तरह का फायदा इन कंपनियों को होगा, क्योंकि अभी भी एनर्जी और कोल सेक्टर है ज्यादातर सरकारी कब्जे में ही है। उस सब के बावजूद किस तरह से हम ये देखें कि क्या ऐसी अहम जानकारी है जिसको का फायदा ये कंपनियां उठा रही थी? आम दर्शक कैसे समझे इस बात को? देखिए, पेट्रोलियम जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। 10 पैसे ऊपर नीचे से करोड़ों का फायदा या नुकसान हो सकता है। और सारा डिपेंड करता है कि आपको इन्फॉर्मेशन कब तक मिले और कितना पहले मिले। अगर आपको थोड़ा सा भी एडवांटेज मिल गया, एक झटके में आपको करोड़ों का फायदा या नुकसान हो सकता है, जस्ट 10 पैसे की इधर उधर की जानकारी के पहले। क्योंकि प्राइसिंग जो है इतना तरीके से बनाया गया है कि इस पे काफी इंटरनेशनल ट्रेड होता है और लोगों को अपने जो तौर तरीके हैं उसके ऊपर बेस करके डिसाइड कर सकते हैं, और प्लस शेयर मार्केट भी है। तो चारों तरफ एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जो इस एक कागज पर डिपेंड कर सकता है। जी हाँ, लेकिन अभी जिससे बात खबर ये 2015 में लीक हो रही है, लेकिन आपका अंदाजा क्या है? आप तो बहुत अरसे से कवर करते रहे हैं, मंत्रालयों में भी जाते हैं, आप देखते हैं कि कब से आपको लगता है या ये किस तरह से पर्दा पड़ा हुआ था अधिकारियों की आंखों पर, जो लगता है कि लगातार हो रहा है? क्योंकि 2012 से तो कम से कम इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि ये जरूर हो रहा होगा। नहीं, देखिए, ये सिर्फ 2012 की बात नहीं, ये कई सालों से, मैं तो कहूंगा कि 10-15 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। क्योंकि इसमें जो 2 आरोपी हैं वो 2012 में इन मंत्रालयों में काम कर रहे थे। पर ये जो चेहरे हैं ये नए चेहरे होंगे, पर इसके पहले भी कई चेहरे होंगे जो हमें कभी दिखे भी नहीं, जिनका कभी पर्दाफाश हुआ भी नहीं, और ये कई सालों से चलता आ रहा है। और कई बार ऐसे होते हैं कि डॉक्यूमेंट जो, जैसे मैंने देखा है कई बार जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग करते हैं उनके पास बड़े बड़े दस्तावेज आ जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को लेके स्टोरीज करते हैं, और ये आते कहाँ से? ये हमेशा ऐसे ही सोर्सेस से आते हैं जो खरीद के फिर इनको प्लांट करते हैं। तो फिर अब ये भी बताइए कि इसके बाद अब इसका असर किस तरह से आप इंडस्ट्री पर देख रहे हैं, खासकर जिन कंपनियों के नाम आ रहे हैं, जैसे रिलायंस का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है बढ़ चढ़कर। कंपनियां इस तरह से बता रही हैं जैसे कि ये सिर्फ उन एम्प्लॉयज का, जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनका कसूर है, उनका दोष है, ये कंपनियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके क्या विचार हैं? इससे कंपनियां फायदा उठा रही थी या खाली इंडिविजुअल्स उसका क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमें 2-3 पहलू हैं जिसको पहले समझना चाहिए। एक तो कंपनीज जो है, कंपनीज को फायदा हो रहा है और कंपनीज को फायदा होगा, बट कंपनीज क्या खुद जाके एज अ पॉलिसी कर रही हैं, या कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि काफी एम्बिशियस हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हम कंपनी को फायदा करवाएंगे बिकॉज इसमें हमारा खुद का फायदा है, एंड देयरफॉर वो काम करें। वो एक नुआंस हमें याद रखना चाहिए।
पर दूसरी बात यह है कि हमें यह भी देखना चाहिए कि ऐसे कंपनियों को मौका इसलिए मिल रहा है ये सब करने के लिए क्योंकि सरकार की तरफ से कई सारी त्रुटियां हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी जितना होना चाहिए वो उतना है नहीं। हमारा सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन क्या है, बात बात पे चीज़ों को सीक्रेट बता देते हैं या क्लासिफाइड कर देते हैं जिससे किसी को फायदा होता नहीं है। और तीसरी बात, हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है। आज तक किसी भी मंत्रालय में जाइए, हर मंत्रालय का अपना सिक्योरिटी पॉलिसी होता है, तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए और हर चीज को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि छिपाने से ज्यादा दिख जाने का नुकसान है? नहीं, छिपाने से एक मैकेनिज्म शुरू होता है जिससे कि लोग इस पे दलाली कर सकते हैं। अगर आप इस मैकेनिज्म को ही तोड़ दें सीक्रेसी का, तो फिर लोग दलाली करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, ट्रांसपेरेंसी होगा उतना ही दलाली का खत्म होता है। आपको क्या लगता है कि फिलहाल जिस तरह की खबरें हमारे सामने आई हैं बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली हैं और पूरी तरीके से न सिर्फ कि मॉनेटरी बेनिफिट होगा बल्कि अगर डिफेंस की बात हम ले रहे हैं तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है पूरी तरीके से। कितना फायदा इस बात का सरकार को अब उठाना चाहिए पूरी तरीके से एक ओवरहॉलिंग करने के लिए अपने सिक्योरिटी सिस्टम की? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आप अपने क्लासिफिकेशन पॉलिसी को देख लें और उसको सुधारें। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा लाएं बिकॉज सस्टेनेबल बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे इनको ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को स्टैंडर्डाइजेशन। और किस तरह के अब ये सजाएं इन लोगों को हो सकती हैं? आपको लगता है और भी कई बड़े नाम जो हैं वो आ सकते हैं सामने? आपको लगता है कि सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है? देखिए, सरकारी अधिकारी के बिना ये कभी काम हो ही नहीं सकता और सरकारी अधिकारी कई लेवल पे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनको वो कभी पकड़े नहीं जाते, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना है कि वेदर इन डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई किया जाता है कि नहीं कि ये सीक्रेट थे या नहीं थे। जैसे ही वो सर्टिफिकेशन आ जाएगा, पुलिस इन पे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लगा देगी और उसके तहत अगर सेक्शन 3 के अंडर इनके अगेंस्ट एक्शन लिया तो इनको 14 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन कई बार लोग ये भी एक आर्गुमेंट देते हैं कि जिस तरह के इकोनॉमिक मॉडल पे देश चल रहा है उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने सीक्रेसी का एक जिक्र किया कि इस तरह की हरकतें नहीं होंगी जहां कॉर्पोरेट और सरकार के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो। ये एविडेंट है कि शायद ये होना ही था। देखिए, जब तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं करेंगे तो जिसके पास जितना दम होगा वो उतना दम लगाएंगे। जैसे ही आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड करते हैं और सबको दे एक इक्वल भागीदारी कि देखिए आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, इसके बाद आपकी काबिलियत पे हम लोग डिसीजन लेंगे, तो तब जाके ये सारा सिस्टम ठीक होने लगेगा। जब तक आप इसको सीक्रेसी में रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लेंगे, जिसके पास मौका है वो उस मौका का फायदा उठाता रहेगा। जी साइका दत्ता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। जीतन राम मांझी का इस्तीफा, नीतीश कुमार होंगे नए मुख्यमंत्री, रविवार को शपथ ग्रहण। देखिए पहली खबर, बिहार में नई सरकार, आज रात 8 बजे। विदेश वार्ताएं या फिर यात्राएं, इराक संकट से जुड़ी खबरों से उधर अगवा की गई भारतीय जहां भी है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, हर जगह है राज्यसभा टीवी की टीम। भारतीय टेलीविजन का एक चमकदार चेहरा, राज्यसभा टीवी। और बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और रविवार को शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया है। बीजेपी ने कहा कि मांझी को समर्थन देने के फैसले पर उसे कोई अफसोस नहीं है। शुक्रवार को सबकी नजरें बिहार विधानसभा पर लगी थी, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र राजभवन बन गया। जीतन राम मांझी ने विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने आरोप लगाया कि उनके समर्थक विधायकों को धमकियां मिल रही थी। उसको भी इस बात का एहसास है कि विधानसभा में अनेक प्रकार
की गड़बड़ियां हो सकती है, मारपीट हो सकता है, इसके चलते वो लोग भी आशंकित रहे। और इन सब बातों के बाद हम लोग दिमाग में यही लगा, एक ही उपाय है कि हम अपना इस्तीफा दे दें। मांझी के समर्थन के लिए व्हिप जारी करने वाली बीजेपी मुख्यमंत्री के इस कदम से हैरान रह गई। अब बीजेपी का दावा है कि इस घटनाक्रम ने नीतीश कुमार का असली चेहरा सामने ला दिया है। केवल एक महादलित को जिस प्रकार से पहले महिमा मंडित किया गया और फिर अपमानित किया गया, उस अपमान का बदला लेने के लिए हम लोग एक महादलित के बगल में खड़े थे। शहर मात के खेल में भारी पड़ने के बाद नीतीश कुमार भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने बीजेपी के आरोपों को सिरे से नकारा और इस्तीफा देने के लिए जनता से माफी मांगी। सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मिले। नीतीश रविवार को शपथ लेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय ने हम लोगों के दावे को स्वीकार किया और सरकार बनाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। आपकी जानकारी के लिए 22 फरवरी रविवार को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस समेत दूसरे दल बिहार के घटनाक्रम से बीजेपी को सबक सीखने की नसीहत दे रहे हैं। आज के बिहार प्रकरण का जो बड़ा संदेश है वो यही है कि असंवैधानिक उठापटक और षड्यंत्र के तहत अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश करती है या अपने विरोधियों के साथ बर्ताव करती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मांझी जी को इस्तीफा कर देना चाहिए था। ये बीजेपी के चक्कर में पड़ के अपना भी भविष्य गंवाए। खैर जो भी हुआ स्वागत है, मिलजुल करके काम करिए, बीजेपी को हराने में लगे। बिहार में सियासी संकट 7 फरवरी से शुरू हुआ था। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया, तो उधर मुख्यमंत्री मांझी ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। बगावत करने वाले मांझी और उनके समर्थक मंत्रियों को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया। बहुमत का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति के सामने तक विधायकों की परेड कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण कानून पर लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। समाजसेवी अन्ना हजारे भी भूमि सुधार समझौते को लागू करने और अध्यादेश के विरोध में जंतर मंतर पर 24 फरवरी से धरने पर बैठने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अन्ना हजारे को अपने धरने में शामिल होने का न्योता दिया है। अन्ना हजारे एक निजी संगठन एकता परिषद के बैनर तले हरियाणा के पलवल से जंतर मंतर पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इसी दौरान संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए विभिन्न जो अलग अलग तरह के जो अध्यादेश हैं उनका विरोध करने का फैसला लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन के लिए संपर्क सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने परिवहन सेवाओं में सुधार का भरोसा दिलाया है। प्रधानमंत्री ने आज अरुणाचल से के नाहर लागून से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें से एक ऐसी ट्रेन सीधी दिल्ली के लिए, एक ऐसी ट्रेन होगी जो कि सीधी दिल्ली के लिए है। नरेंद्र मोदी ने नाहर लागून और असम के हारमुती के बीच 22 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज लाइन को भी देश को समर्पित की है। प्रधानमंत्री ने बिजली वितरण परियोजना की भी आधारशिला रखी है। इसके बाद उन्होंने झारखंड में भी हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का उद्घाटन किया। आज अरुणाचल को गति भी मिल रही है। आज अरुणाचल को ऊर्जा का भी आरंभ हो रहा है और गति और ऊर्जा के बिना प्रगति संभव नहीं होती है। कोस्ट गार्ड ने डीआईजी बीके लोशाली की माफी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। लोशाली ने पोरबंदर के नजदीक पाकिस्तानी नौका को उड़ाने से जुड़ा विवादित बयान दिया था, जबकि रक्षा मंत्रालय का इस मामले पर बयान अलग था। सरकार के इस रुख के बाद से ही लोशाली के खिलाफ कार्रवाई की आशंका जाहिर की जा रही थी। दरअसल लोशाली ने कहा था कि 31 दिसंबर की रात उनके आदेश पर ही इस नाव को ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। कोयला ब्लॉक्स के पहले दौर की नीलामी से अब तक सरकार को करीब 84,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि नीलामी से आए 83,662 करोड़ रुपए में से ज्यादातर गरीब राज्यों को मिलेंगे। ओडिशा को 607 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 39,900 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र को 18,900 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
कोयला सचिव ने यह भी बताया कि 25 फरवरी से दूसरे चरण के लिए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी शुरू हो जाएगी, जो कि 2 अप्रैल तक चलेगी। नागरिकता कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेने के लिए नागरिकता कानून संशोधन विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। ये संशोधन PIO यानी कि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड को एक करने से जुड़ा हुआ है। इन दोनों कार्ड्स के विलय के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के पहले नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया था। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों के सामने PIO और OCI कार्ड को एक करने की घोषणा की थी। मोदी ने PIO कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा देने का भी वादा किया था। नए कानून से ऐसे लोगों को स्थानीय पुलिस के सामने पेश होने से भी छूट मिल जाएगी। और अब खबरें बजट से जुड़ी। और हर रोज हम आपको दिखा रहे हैं आम बजट से जुड़ी विशेष खबरें, खास खबरें। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे सड़कों की। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय सड़कों के काम में ज्यादा वित्तीय आजादी चाहता है। मंत्रालय को भरोसा है कि इससे सड़कों के निर्माण में तेजी आ जाएगी। I proposed investment in the National Highway Authority of India and the state roads of an amount of rupees 37,880 crore during the CFI. A target of National Highway construction of 8,500 crores will be achieved. वादे तो बड़े थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। 37,880 करोड़ रुपए का आवंटन था और मिले सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। इस कारण लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक जून से नवंबर 2014 तक हर दिन 8.04 किलोमीटर सड़क बनाई गई। दूसरी ओर 2012 में UPA 2 सरकार के दौरान यह आंकड़ा 15.7 किलोमीटर प्रतिदिन था। इस देरी के अनेक कारण हैं। Either you go the tedious route, which is that the service receiver, when he makes the payment to you for providing the services, he should simultaneously deposit the service tax with the service tax authorities. That would be the neatest method of doing it. इस बार सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वसूले सड़क उपकरण पर 50% हिस्सा मांगा है। लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रहा है। सरकार ने अब तक हर दिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है। Now we have seen in the news reports that the finance minister has already announced that the increased amount due to increase in excise duty will be directly parked to the National Highway Authority of India. लंबित परियोजनाएं पूरी हुई तो ढांचागत क्षेत्र में रफ्तार तेज होगी। गौरतलब है कि सड़कों से 60% से अधिक माल ढुलाई होती है, जबकि 85% यात्री सड़कों से सफर करते हैं। राजकुमार राव, राज्यसभा टीवी। और आइए जाते जाते देख लेते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चर्चित सूट 4 करोड़ 31 लाख में नीलाम हुआ। सूरत के कारोबारी लालजी भाई ने 3 दिन तक चली नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर ये सूट खरीदा। भारत के रक्षा बाजार में दबदबा बरकरार रखने के लिए रूस ने भारत के साथ मिलकर आधुनिक रक्षा उत्पाद बनाने की इच्छा जताई है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में हिस्सा लेने आए रूसी विनिर्माताओं ने कहा कि वे मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की निजी कंपनियों के साथ खासकर वैमानिकी क्षेत्र में भागीदारी करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए सरकार से ठोस रास्ते निकालने पर जोर दिया, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के विपक्षी दलों से हिंसा खत्म करने की अपील की है। पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेश में हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर इलाके में आए चक्रवाती तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं और कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। क्वींसलैंड में चक्रवात का सबसे ज्यादा असर रहा। न्यूजीलैंड ने विश्व कप 2015 के पूल ए के मैच में आज इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज टीम साउदी के रिकॉर्ड 7 विकेट और ब्रैंडन मैकुलम के विश्व कप के सबसे तेज अर्धशतक की बदौलत जीत हासिल की। आज बाजार की लगातार 7 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 231 अंक की गिरावट के साथ 29,231 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी 62 अंक टूटकर 8,834 के स्तर पर बंद हुआ।